नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में साइंस के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हाल ही में जो एसएससी परीक्षा होने वाली है या स्टेट लेवल के सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, साइंस के इन 100 प्रश्नों में से आपके लिए बहुत से प्रश्न फंसेंगे। यूँ कह लीजिए कि पिछले 20-25 साल से लगातार परीक्षाओं में साइंस के जो क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, उन्हीं में से छांटकर चुनिंदा 100 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं 100 में से, ये आपकी तैयारी आपको बतला देगी। और अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चंस में से कितने सही होते हैं, उससे आपको आपकी साइंस की तैयारी पता चल जाएगी। तो वीडियो देखिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने किसी भी ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए और हमारे पुराने वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं 100 प्रश्न साइंस के। सबसे पहला प्रश्न है, मैक्युला ल्यूटिया के केंद्र में एक गर्त होता है जिसे क्या कहते हैं? तो मैक्युला ल्यूटिया के केंद्र में एक गर्त होता है जिसे फोबिया कहा जाता है। नेत्रों में प्रकाशग्राही कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, वे कौन कौन सी हैं? तो शंकु और शलाका नेत्रों में प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। श्रोणि मेखला में दो श्रोणियाँ अस्थियाँ होती हैं। श्रोणि मेखला में दो श्रोणि अस्थियाँ होती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो प्यूबिस, इस्चियम, इलियम उपर्युक्त तीनों श्रोणि मेखला की 2 अस्थियों की श्रेणी होती है जो इन सभी के संलयन से मिलकर बनी होती है। पीयूष ग्रंथि 3 मुख्य भागों में विभक्त होती हैं। ये कौन कौन से हैं? तो पीयूष ग्रंथि पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा, ये तीनों ही प्रकार से मिलकर बनी होती हैं। ल्यूकोसाइट को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, वे कौन कौन से हैं? तो ल्यूकोसाइट को अकर्ण कोशिका एग्रोन्यूलोसाइट और कणिकाणु ग्रेन्युलोसाइट उपर्युक्त दोनों में बांटा गया है। अकर्ण कोशिका के प्रकार कौन से हैं? तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अकर्ण कोशिका के 2 प्रकार हैं। रक्त का स्कंदन या थक्का किससे बनता है? तो फाइब्रिन धागे के जाल से रक्त का स्कंदन या थक्का बनता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ के जरिए रक्त का निस्यंदन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ के जरिए रक्त का निस्यंदन होता है, इसे गुच्छीय या गुच्छ निस्यंदन कहा जाता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है, इसे हम क्या कहते हैं? तो वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है, इसे हम हाइलम कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं में हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो वृक्काणुओं में हेनले लूप जो बहुत लंबे होते हैं और मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे होते हैं, इन्हें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। मूत्र को आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो मूत्र को आवश्यकतानुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित होता है, इसे हम संग्रह नलिका कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंडाशय 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का उत्पादन करता है, वे कौन से हैं? तो अंडाशय प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन उपर्युक्त दोनों हार्मोन समूह का उत्पादन करता है। लैगरहैंस द्वीप अग्नाशयी ऊतकों का कितना प्रतिशत होते हैं? तो लैगरहैंस द्वीप 1 से 2% अग्नाशयी ऊतकों का हिस्सा होते हैं। सामान्य मनुष्य के अग्नाशय में लगभग कितने लैगरहैंस द्वीप होते हैं? तो सामान्य मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैगरहैंस द्वीप होते हैं। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो कचाभ या द्रवकोष्ठ लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को कहते हैं। अधिवृक्क मध्यांश ऊतक 2 प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करता है, वे कौन कौन से हैं? तो अधिवृक्क मध्यांश ऊतक 2 प्रकार के जो हार्मोन स्त्राव करते हैं वो है नॉर एड्रिलिन और एड्रिलिन उपर्युक्त दोनों इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तेलीय ग्रंथियाँ सीबम कौन से पदार्थों का निष्कासन करती हैं? तो तेलीय ग्रंथियाँ सीबम मोम, हाइड्रोकार्बन और स्टेरॉल उपयुक्त तीनों का निष्कासन करती हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, इन्हें हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। अंध बिंदु के पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है, इसे क्या कहते हैं? तो अंध बिंदु के पश्च भाग में या पार्श्व भाग में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है, इसे मैक्युला लुटिया कहते हैं।
हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि गर्तिका को क्या कहते हैं? तो हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि गर्तिका को नेत्र कोटर कहा जाता है। पसीना एक जलीय द्रव है जो कि इस ग्रंथि से निकलता है। तो पसीना एक जलीय द्रव है जो श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से कौन सी कोशिका बनती है? तो मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन होने से प्लेटलेट्स बनती है। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आस्तारित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आस्तारित होता है, इसे हम साकालेमा कहते हैं। अति तनाव में रक्तदाब कितना हो जाता है? तो 140 से 90 या इससे अधिक भी हो सकता है अति तनाव में रक्तदाब। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन किससे बनता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन प्रोटीन से बनता होता है। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक रेटिनल किससे बनता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक रेटिनल विटामिन ए का एल्डिहाइड से बनता है। आँख को रंगीन देखने योग्य कौन सा हिस्सा बनाता है? तो आइरिस आँख को रंगीन देखने योग्य बनाता है। दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना किसके कार्य हैं? तो दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना ये शंकु का कार्य होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो एक्वस चैम्बर कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को कहते हैं। कर्ण कौन सी संवेदी क्रियाएं करते हैं? तो कर्ण शरीर का संतुलन बनाना और सुनना उपर्युक्त दोनों संवेदी क्रियाएं करते हैं। सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो सोने जागने के चक्र और शरीर के तापक्रम को मेलेटोनिन हार्मोन नियंत्रित करता है। पार्स डिस्टेलिस कितने ट्रॉफिक हार्मोन का स्रावण करते हैं? तो पार्स डिस्टेलिस 6 ट्रॉफिक हार्मोन का स्रावण करता है। थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रावण करती है? तो थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण थाइमस ग्रंथि करती है। पिनियल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है जो कि हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करता है? तो पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है जो हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करता है। बढ़ती उम्र के साथ कौन से हार्मोन का उत्पादन घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उम्रदराज लोगों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं कमजोर पड़ जाती हैं? तो थाइमोसिन हार्मोन का उत्पादन घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उम्रदराज लोगों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। अंतःस्रावी अग्नाशय किससे निर्मित होता है? तो लैगरहैंस द्वीपों से अंतःस्रावी अग्नाशय निर्मित होता है। कौन सा हार्मोन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है? तो एड्रोजन हार्मोन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके नर लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो किन रूपों में कार्य करती है? तो अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही प्रकार के स्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है। वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का क्या होता है? तो वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप होता है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो माइलिन आवरणों के बीच में अंतराल जो पाए जाते हैं उन्हें हम रेनवियर के नोड कहते हैं। स्नेप्स 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो रासायनिक स्नेप्स और विद्युत स्नेप्स, ये उपर्युक्त 2 प्रकार के स्नेप्स होते हैं। तंत्रिका आवेग का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके जरिए होता है? तो तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस के द्वारा होता है। आँख के लेंस के सामने आइरिस से घिरा छिद्र क्या कहलाता है? तो आँख के लेंस के सामने आइरिस से घिरा छिद्र प्यूपिल कहलाता है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, इसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। प्राणियों में उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से कौन से पदार्थ होते हैं? तो यूरिया, यूरिक और अमोनिया मुख्य रूप से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जीवों के जरिए उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्टों में सबसे अधिक टॉक्सिक कौन सा होता है? तो अमोनिया जीवों में उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्टों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। पेशियों में कई विशेष गुण होते हैं, वे कौन से होते हैं? तो पेशियों में संकुचनशीलता, उत्तेजनशीलता, प्रकार, प्रसाय एवं प्रत्यास्था उपर्युक्त सभी गुण होते हैं। स्थापना के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, वे कौन सी हैं? तो दिल, कंकाल और अंतरंग पेशियां 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। उपर्युक्त सभी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नर के सहायक जनन अंगों में परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो एड्रोजन हार्मोन नर के सहायक जनन अंगों में परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करता है।
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। ये रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स मिलकर 45% रक्त का 45% बनाते हैं। कुछ पौधों में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम चाहिए, इस तरह के पौधों के समूह को क्या कहते हैं? तो कुछ पौधों में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम चाहिए, इस प्रकार के पौधों को दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे कहा जाता है। ऐसे पौधे जिनमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे जिनका प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है, इन्हें तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधे कहा जाता है। कुछ पौधों में पुष्पन प्रकाश और अंधकार के सापेक्षित अवधि पर निर्भर करता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो पुष्पों में पुष्पन प्रकाश के और अंधकार के सापेक्षित अवधि पर निर्भर करता है, इस घटना को दीप्तिकालिता कहा जाता है। कुछ पौधों में क्रांतिक अवधि से ज़्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, इस प्रकार के पौधों के समूह को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के पौधों के समूह को दीर्घ प्रदीप्तकाली या अल्प प्रदीप्तकाली, उपयुक्त दोनों सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा गैसीय पीजीआर अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करता है? तो एथिलीन पीजीआर अनानास को फूलने और फल समकालिकता में सहायता करता है। कौन सा गैसीय पीजीआर फूलों एवं फलों में विगलन को तीव्रता प्रदान करता है? तो एथीफॉन गैसीय पीजीआर फूलों और फलों में विगलन को तीव्रता प्रदान करता है। तनाव हार्मोन किसे कहते हैं? तो एवीए हार्मोन एब्सिक एसिड तनाव हार्मोन कहलाता है। रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन करने में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वह कौन सा है? तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का और स्कंदन करने में आवश्यक है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? तो ग्लोबुलिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में प्रोटीन उपयोग किया जाता है। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इसे हम सीरम कहते हैं। किन्हें संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं जो रक्त का लगभग 45% भाग होते हैं? तो ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट और पट्टिकाणु रक्त का लगभग 45% भाग होते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं कहलाती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं की रक्त की संख्या कितनी होती है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं रक्त में लगभग 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। भक्षण कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल उपयुक्त दोनों भक्षण कोशिकाएं होती हैं। रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का जमाने में सहायता होती है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है, इनमें से दो प्रमुख समूह कौन से हैं? तो RH और ABO ये दो प्रमुख समूह हैं रक्त के। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता जो सभी रक्त समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है? तो वो रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। कौन सा रक्त समूह अदाता यानी कि ग्राही है जो सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है? तो AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। रक्त का बंद प्रकार का प्रतिसंचरण तंत्र किन प्राणी समूह में पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र रक्त का जो है कशेरुक और एनेलिडा उपयुक्त दोनों में पाया जाता है। रक्त का खुला परिसंचरण तंत्र किस प्राणी समूह में पाया जाता है? तो रक्त का खुला परिसंचरण तंत्र मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। उच्च रक्तचाप शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क और वृक्क दोनों को ही उच्च रक्तचाप प्रभावित करता है। पसीने में कौन से उनसे पदार्थ होते हैं? तो पसीने में यूरिया, नमक और लैक्टिक अम्ल उपयुक्त सभी होते हैं। जीभा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में क्या होते हैं? तो जीभा के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिप्पल या पैपिला होते हैं। जीभा में कहाँ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं? तो पिप्पल या पैपिला में जीभा में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि का वयस्क में वजन लगभग कितना होता है? तो वयस्क में यकृत ग्रंथि का वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। अमाशय कितने घंटे तक भोजन का संग्रहण कर लेता है? तो 4 से 5 घंटे अमाशय भोजन का संग्रहण कर लेता है। अमाशय की पेशीय दीवारों के संकुचन से भोजन अम्लीय जठर रस में पूरी तरह मिल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो अमाशय की पेशीय दीवारों के संकुचन से भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, इसे हम कायम कहते हैं। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्क में श्वसन विशेष संवहनी संरचना से होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इस संरचना को क्लोम कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य लगभग कितने मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित और निःश्वासित कर सकता है? तो स्वस्थ मनुष्य 600 मिलीलीटर वायु अंतःश्वासित और 6000 मिलीलीटर वायु अंतःश्वासित और 8000 मिलीलीटर वायु निःश्वासित कर सकता है।
वायुयातन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वासित कर सकता है औसतन कितनी होती है? तो बलपूर्वक अंतः श्वासित वायु जो है 1000 से 1100 मिलीलीटर मनुष्य कर सकता है। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, तो वायु का बचा हुआ वह आयतन होता है, उसे हम अवशिष्ट आयतन कहते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति के अंतः श्वासित कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जैव क्षमता कहते हैं। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद निःश्वसित कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जैव क्षमता कहते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो इसे फेफड़ों की कुल क्षमता कहा जाता है। 97% O2 का परिवहन रक्त में किस रंग की कणिकाओं से होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बढ़कर ऑक्सीजन किसका गठन कर सकता है? तो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में हीमोग्लोबिन के जरिए वहन की जाती है? तो कार्बोमीन हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के जरिए वहन होती है। किस प्रोटीन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है? तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की आवश्यकता रक्त का थक्का या स्कंदन करने में होती है। किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इसे हम सीरम कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं या कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। लाल रक्त कणिकाओं को कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के अभाव के कारक या रंगहीन होने से उसे श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। वह श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या कहलाती हैं? तो उन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट की रक्त में उपस्थिति किस अनुपात में प्रति घन मिलीमीटर में होती है? तो औसतन 6000 से 8000। रक्त के अलावा कौन सा एक अन्य शरीर द्रव्य भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है? तो लसिका विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करती है। प्रद्रव्य रक्त के आयतन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो प्रद्रव्य यानी कि लसिका रक्त के आयतन का लगभग 55% होती है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।